एक शो 15 साल और 3700 से भी ज्यादा एपिसोड, इंडिया के अंदर टीआरपी चार्ट को हमेशा टॉप करने वाला ऐसा पॉपुलर शो जिसके अंदर दिखाई जाती है एक सोसाइटी जिसमें रहते हैं हर एक स्टेट के लोग और रिप्रेजेंटेशन ऐसा कि आपको देखकर लगेगा कि ये सोसाइटी नहीं एक मिनी इंडिया है। शो की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि इस शो के यूट्यूब के ऊपर टोटल 45 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है इस शो के अंदर कि अब कुछ सालों से इस शो को कोई देखना पसंद नहीं करता। हेलो एंड वेलकम बैक टू हाइक मी लाइव। मैं हूं सुनील जहांगीर, डिजिटल ग्रोथ बिजनेस कोच, और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर और लंबे चलने वाले सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में कि ऐसा शो के अंदर क्या हो रहा है जिसकी वजह से आज इस शो को कोई भी देखना पसंद नहीं कर रहा, और उसके साथ में ऐसे कौन से बिजनेस लेसन हैं जिनको आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करवा सकते हो। दौर था जब हमें टीवी के ऊपर कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और तुमकुम जैसे सीरियल्स देखने को मिलते थे जो कि प्योर फीमेल बेस्ड थे और उनके अंदर हमें इररिलेवेंट कंटेंट दिखाया जाता था, जहां पर कोई भी ऐसा शो नहीं था जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर एंजॉय कर सके या उनसे कुछ सीख सके। और उसके बाद में टाइम आता है जुलाई 2008 का, और 28 जुलाई 2008 को तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो लॉन्च किया जाता है सब टीवी के ऊपर, जो कि एक प्योरली एक्सपेरिमेंटल शो था जिसके थ्रू मेकर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या इस तरह के शोज को कोई पसंद करता है या नहीं करता है। और उसी के बीच में शो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती है कि आज शो को पूरे 15 साल हो चुके हैं और शो ऐसे ही कंटिन्यू चला जा रहा है। ये शो एक टीवी एडेप्टेशन था चित्रलेखा पत्रिका के अंदर छपने वाले एक वीकली कॉलम का, जिसका नाम था दुनिया ने उल्टा चश्मा, जिसको लिखा था खुद गुजराती राइटर तारक मेहता ने, और उन्हीं के नाम पर इस शो को नाम दिया गया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टीवी प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी और उनकी कंपनी नीला टेलीफिल्म्स इस शो को ओनियर करती है, जिसके अंदर पूरी की पूरी कहानी रिवॉल्व होती है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टर जेठालाल की लाइफ के अराउंड, जिसकी लाइफ के अंदर हर दिन कोई ना कोई एक क्रेजी और नई प्रॉब्लम आती रहती है, जिसको सोल्व करने के लिए वो अपने परम मित्र तारक मेहता का सहारा लेते हैं। और उसके साथ में उनके बापूजी, जो कि इस शो के सबसे गुणी और सबसे ज्ञानवीर आदमी हैं, उनको भी यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस के अंदर दिखाया जाता है। इस शो के अंदर इन तीन मजेदार कैरेक्टर्स के बाद में यहाँ पर जेठालाल की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स और क्रेजी सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर दया बहन, बबीता जी, अय्यर भाई, पोपटलाल, भिड़े भाई जैसे और अतरंगी कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर एक शरारती टप्पू सेना भी होती है, जिन सबको मिला करके यहाँ पर एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर शो बनाया जाता है। बट ऐसा क्या है इस शो के अंदर कि एक्सपेरिमेंट की जगह पे एक पूरा फुल टाइम शो बन गया। ऐसा क्या होता है इस शो के अंदर कि आज ये ना केवल एक एक्सपेरिमेंट बन के बल्कि एक लेजेंडरी शो बन के हमारे साथ में रह रहा है, और उसी के साथ ये आज हम सब लोगों का एक डिनर टाइम शो बन चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहला रीजन आता है रिलेटेबिलिटी का। इस शो के अंदर हमें बहुत ज्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर्स दिखाई दिए, जहाँ पर पुराने शोज के अंदर हमें सूट बूट पहने हुए मर्द और उसके साथ में बहुत ज्यादा हाई फैशनेबल लेडीज दिखाई जाती थी, जिनसे हम लोग कभी कनेक्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने डे टू डे लाइफ के अंदर कभी भी 3 पीस सूट पहनकर नहीं घूमते हैं। वहीं पर तारक मेहता के उल्टा चश्मा के अंदर हमें मिडिल क्लास फैमिलीज दिखाई गई, ऐसी फैमिलीज जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस दिखाई गई जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं, और ऐसे यहाँ पर स्टोरीज लाई गई जिनसे हमें देख करके ये लगे कि ये चीजें तो मेरे साथ भी होती है। जैसे कि जेठालाल का कैरेक्टर है, उसके साथ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी उनके साथ में घटनाएं घटती है, वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जिंदगी में हमारे साथ में भी ऐसा कुछ होता है। तो रिलेटेबिलिटी का जो फैक्टर है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले किया, और जिसकी वजह से आज हम लोग इस शो को बहुत ज्यादा देखना भी पसंद करते हैं और इस शो से जुड़ा हुआ भी महसूस करते हैं। रीजन नंबर 2 आता है यहाँ पर इनकी प्योर एंड क्लीन कॉमेडी। यहाँ पर कोई भी कॉमेडी के अंदर फुहरता नहीं डाली गई, ना यहाँ पे डबल मीनिंग जोक्स डाले गए, ना इसको कहीं भी वल्गर बनाने की कोशिश की गई। बिल्कुल यहाँ पर प्योर कॉमेडी रखी गई, साफ सुथरे डायलॉग्स रखे गए, साफ सुथरी कंडीशंस रखी गई, और उसके साथ में यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन था इनका वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, जिसकी वजह से ये एक फैमिली एंटरटेनर शो बना और इस शो ने खूब ज्यादा ऑडियंस यहाँ पे कमाई। और उसी के साथ में अगर इस शो की मैं बात करूं पंच लाइन्स की, तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो इस शो के अंदर जेठालाल के जितने भी डायलॉग्स हैं वो आज के
के टाइम पर हर एक दूसरे मीम के ऊपर आपको फिट होते हुए दिखाई दे जाएंगे। और यही कारण है कि यहाँ पर ये सबसे ज्यादा उन लोगों को पसंद आने लगा जो मीम्स के शौकीन है। रीजन नंबर 3 आता है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। हमें यहाँ पर इंडिया के कल्चर को, यूनिटी को और डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। हमें इंडिया के अंदर जितने भी कल्चर हैं उन सबको यहाँ पर समझने का मौका मिलता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे मकर संक्रांति हो, गुड़ी पड़वा हो, गुरु नानक जयंती हो, हर एक के फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करके दिखाया जाता है। और उसके साथ में हमें ये भी समझाया जाता है कि इन सब चीज़ों का, इन सब फेस्टिवल्स का हमारी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। उसी के साथ में हमारी यूनिटी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि किस हिसाब से हम लोग डाइवर्सिफाइड होकर भी एक साथ रह सकते हैं एज ए इंडियन फैमिली। फिर आता है हमारे यहाँ पर रीजन नंबर 4, नॉलेज विद ह्यूमर। यानी कि शो के अंदर हमें जितनी भी सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जो भी चीज़ें हमें बताई जाती है, सबको एक ह्यूमरस वे के अंदर दिखाया जाता है। हमें हर एक सिचुएशन को फनी तरीके से बताया जाता है, उसके जो भी लर्निंग्स है वो भी हमें साथ में बताई जाती है एट द एंड ऑफ द शो। यानी कि हम हर एक चीज को अच्छे से देखें, समझे, एनालाइज करें और उसके बाद में उनसे कुछ ना कुछ लेसन्स जरूर से लेकर जाएं, जिससे कि हम हमारी डे टू डे लाइफ को और ज्यादा बेहतर यहाँ पर बना सकें। फिर आता है हमारे यहाँ पे रीजन नंबर 5, इस शो के अंदर बनाई गई क्रेजी सिचुएशंस और फनी डायलॉग्स। इस शो के अंदर हमें बहुत ज्यादा अतरंगी तरीके की सिचुएशंस देखने को मिलती है और उनके बहुत ही अतरंगी तरीके के सॉल्यूशंस भी देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ में इस सॉल्यूशन को बहुत फनी वे में रिप्रेजेंट भी किया जाता है। उनके डायलॉग्स को बहुत अच्छे से लिखा जाता है, स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा ह्यूमरस लिखा जाता है, जिसकी वजह से ये शो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। और यही वो 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से ये एक्सपेरिमेंटल शो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब बात कर लेते हैं शो के थोड़े एक्सपेंसेस की और रेवेन्यू की, कि शो का एक्सपेंस कहाँ पर जाता है और रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है। तो सबसे पहले इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो आते हैं, सबसे पहले इनका सेट डिज़ाइन की कॉस्ट, जहाँ पर इन्होंने कंप्लीट सोसाइटी का सेट बना रखा है और उसके साथ में इनके अलग अलग घर जो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि उस सेट लोकेशन से बहुत ज़्यादा दूर हैं और वहाँ पर इनको जाकर के शूट करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 लोकेशंस को उनको खर्चा देना पड़ता है। उसके साथ में यहाँ पे तीसरी लोकेशन निकल करके आती है जेठालाल की दुकान, जिसको भी इन्होंने कंप्लीटली अभी नया तरीके से बनाया है, जो भी एक प्रॉपर सेट है, तो उसका भी इनको यहाँ पे कॉस्ट और रेंट यहाँ पे देना पड़ता है। फिर आता है इनका दूसरा एक्सपेंस, यहाँ पे एक्टर्स की फीस, और यहाँ पे एक्टर्स को भी यहाँ पे पर एपिसोड के हिसाब से फीस देनी पड़ती है, जिसमें हमारे दिलीप जोशी जो है वो इस शो के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। फिर शो को यहाँ पे आता है तीसरा एक्सपेंस, जिसके अंदर इनको यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट और सब चीज़ें निकालनी होती है, जिसके अंदर इनके गियर्स भी आते हैं, माइक आती है, इन हाउस जो प्रोडक्शन टीम है उसका खर्चा आता है। उसी के साथ में शो को अगर ऑन एयर करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे चैनल को कुछ चार्जेस जो है वो देने पड़ते हैं, उनका खर्चा आता है। और उसके बाद में इस शो को स्टार्टिंग के अंदर मार्केट करने के लिए थोड़ी मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी इनको लगाने पड़े थे। तो इन सबको यहाँ पर एज एक्सपेंस आप देख सकते हो इस शो का। बट यहाँ पे इनका रेवेन्यू जो है वो कहाँ से आता है उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो शो का रेवेन्यू सबसे पहले आता है मेन स्पॉन्सरशिप से। शो के अंदर यहाँ पर आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर देखने को मिल जाएगा, जिससे ये मोटा पैसा रिकवर करते हैं और यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी वहीं से जनरेट करते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर दूसरा इनका जो तरीका आता है रेवेन्यू कमाने का, वो आता है इनके एड स्लॉट्स के, जिसके अंदर इनको 8 से 10 मिनट की यहाँ पे एड इन्वेंट्री मिलती है, जिसमें ये अपना अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से भी जनरेट करते हैं। अगर बात करें इनके एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू की, तो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू के अंदर आप यहाँ पे हिसाब लगा सकते हो कि ये अपने एक क्लाइंट से 1 सेकंड के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये का चार्ज करते हैं, जो कि मिनिमम यहाँ पे 10 सेकंड का ऐड होना जरूरी होता है, जिसमें इनको 40% का शेयर मिलता है और बाकी के जो 60% है वो जाते हैं चैनल के पास में। फिर यहाँ पे इनका तीसरा तरीका आता है, वो आता है प्रमोशंस का, जिसके अंदर ये अलग अलग शोज को और फिल्म्स को यहाँ पे प्रमोट करते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि शो के अंदर बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए आते रहते हैं, तो उनसे भी यहाँ पर मोटा पैसा चार्ज किया जाता है, जिससे कि ये अपना प्रॉफिट और ज्यादा जनरेट कर सकें। और यहाँ पर इनका चौथा तरीका निकल के आता है, वो आता है यूट्यूब से। यूट्यूब पर भी इस शो की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। इसके जो पुराने एपिसोड्स हैं उनको आज भी लोग रिपीट टेलीकास्ट कर करके देखते रहते हैं, और उसी के साथ में यहाँ पर इसके 45 बिलियन से भी ज्यादा यूट्यूब पर व्यूज हो चुके हैं, तो वहां पर भी ये अपना मोटा पैसा जनरेट करते हैं। और उसी के साथ में इन्होंने अपनी एक टेलीविजन सीरीज भी बना रखी है बच्चों के लिए, जिसका नाम है
तारक मेहता का छोटा चश्मा, जिससे भी ये थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एक्सपेंस और रेवेन्यू की बात हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है इस शो के अंदर कि इतना अच्छा रेवेन्यू कमाने के बाद में भी, इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करने के बाद में भी शो को आज लोग देखना पसंद नहीं कर रहे। ऐसा क्या गलत हो रहा है इस शो के अंदर कि ये शो बहुत जल्द शायद बंद हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वो आती है इनकी पुरानी कास्ट, यानी कि जिस कास्ट को हम लोग देखना पसंद करते थे उसमें से बहुत से लोग इस शो को छोड़ करके जा चुके हैं। फिर चाहे वो तारक मेहता हो, फिर चाहे वो अंजलि भाभी हो, या फिर सोडी भाई हो। और इस शो के दो आइकॉनिक कैरेक्टर्स लट्टू काका और डॉक्टर हाथी के रोल को प्ले करने वाले एक्टर्स इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं, जिनको हम इस शो के अंदर बहुत ज्यादा मिस करते हैं और जिनके जो रिप्लेसमेंट्स है वो भी इस शो के साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हैं। फिर आता है यहाँ पे रीजन नंबर 2, जो कि है रिपीटेशन ऑफ प्लॉट। यहाँ पर हम उन चीजों को देख चुके हैं जो आज के टाइम पर इस सीरियल के अंदर में वापस से दिखाई जा रही है, यानी कि वो सिचुएशंस, वो स्क्रीन प्ले, वो डायलॉग्स हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, पहले उनको एंजॉय कर चुके हैं। बार बार हमें जो है रिपीटेड प्लॉट्स जो है देखने को मिल रहे हैं, सेम सिचुएशंस देखने को मिल रही है, जिसको अब उन नए स्टार्स के साथ में देख करके, उन नए एक्टर्स के साथ में देख करके बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। और इसी वजह से लोग जो है शो को देखना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। रीजन नंबर 3 यहाँ पे आता है इनकी इमेच्योर राइटिंग एंड स्क्रीन प्ले। जैसे कि हम अगर पुराने एपिसोड्स को उठा करके देखें तो उसके अंदर हमें बहुत अच्छी राइटिंग देखने को मिलती थी, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा देखने को मिलता था, डायरेक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता था। और जब तक यहाँ पर शो के ओरिजिनल राइटर श्री तारक मेहता जिंदा थे, तब तक इस शो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। बट आज के टाइम पर इस शो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। राइटिंग के अंदर हमें कॉमेडी कम और ज्ञान ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसी के साथ में इनका स्क्रीन प्ले भी कुछ अच्छा खासा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से लोगों को ये शो पसंद नहीं आ रहा है। फिर आता है इनका रीजन नंबर 4 कि अब यहाँ पे सिचुएशंस जो ये क्रिएट करते हैं वो ज्यादा फनी नहीं रही। जो सिचुएशंस ये क्रिएट करते हैं उसको ज्यादा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को ये शो और ज्यादा निराश करता जा रहा है। शो के अंदर आप एक चीज नोटिस करोगे कि पहले के टाइम पे जो पुराने एपिसोड्स थे उसके अंदर हर एक एपिसोड को बहुत ज्यादा ह्यूमरस बनाया जाता था, बहुत ज्यादा सिचुएशंस को यहाँ पे क्रेजी बनाया जाता था, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले ना मिले लेकिन हंसी जरूर आए। बट आज के टाइम पर एपिसोड्स को कुछ इस हिसाब से लिखा जा रहा है कि हमें हंसी तो आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जो कि आज के टाइम पर लोगों को ज्यादा पसंद नहीं है। और फिर यहाँ पे आता है इनका रीजन नंबर 5, जो कि है कंट्रोवर्सीज। इस शो के अंदर बहुत सी कंट्रोवर्सीज होती जा रही है और इन्हीं कंट्रोवर्सीज से शो की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा डाउन जा रही है, और इस शो के मेकिंग को भी बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पे पहुंच रहा है। सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोवर्सी होती है जिसके अंदर हमें अलग अलग एक्टर्स जो वो छोड़ के जाते हुए दिखते हैं। कोई यहाँ पे एलिगेशन लगाता है इनके ऊपर कि इन्होंने फीस टाइम पे नहीं दी, या कोई एलिगेशन लगा रहा है कि उनको यहाँ पर अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया। कोई एलिगेशन यहाँ पे लगाता है कि शो छोड़ने के बाद उनको पैसे नहीं मिले, और कोई यहाँ पे एलिगेशन लगाता है कि उनके साथ में यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट्स हुए हैं। इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज हैं वो कंट्रोवर्सीज किसी भी शो के लिए, किसी भी मूवी के लिए या फिर किसी भी बिजनेस के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती है। और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से आज जो है शो की व्यूअरशिप गिरती जा रही है, टीआरपी जो है वो भी गिरती जा रही है, और साथ ही साथ लोग सोच रहे हैं कि शो को अब बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ पर शो की बात हो चुकी है, शो के अंदर रेवेन्यू कहाँ से आता है उसकी बात हो चुकी है, शो कैसे बना, किस हिसाब से चल रहा है, सब हम लोग जान चुके हैं। बट यहाँ पर हमारे फायदे के लिए क्या है? हमारे फायदे के लिए यहाँ पे आती है केस स्टडी के अंदर बिजनेस लेसन्स, और इस केस स्टडी से हमें वो कौन से बिजनेस लेसन्स मिल रहे हैं जिनसे हम अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं। बिजनेस लेसन नंबर 1, यहाँ पर अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हो और अगर आप यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिससे कि आप ज्यादा लंबी ऑडियंस को, ज्यादा बड़ी ऑडियंस को यहाँ पे कैटर कर सको। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो बच्चों को भी काम आए, बूढ़ों के भी काम आए और मिडिल एज के लोगों को भी काम आए। ऐसा प्रोडक्ट जिसको हर कोई खरीद सके, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी यहाँ पर मार्केटिंग के अंदर आपको ये सोचना ना पड़े कि आपकी टारगेट ऑडियंस यहाँ पे कौन रहने वाली है। आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिस प्रोडक्ट के अंदर आप एक वाइड कैटेगरी की ऑडियंस को कैटर कर रहे हो, जिससे कि आपका माल यहाँ पे ज्यादा बिके और उसी के साथ नए प्रॉफिट भी आपका यहाँ पे ज्यादा हो। लेसन नंबर 2 यहाँ पे आता है, हमें एक ऐसा प्रोडक्ट हमेशा बनाना है जो कि ऑडियंस के लिए हमेशा रिलेवेंट हो। हमें कभी भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं तैयार करना है जो हमारे लिए रिलेवेंट हो ही ना। अब रिलेवेंस को अगर हम समझे तो आदिपुरुष के जो मेकर्स थे उन्होंने भी यही गलती की थी। उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जो कि था तो एक्चुअल में जेनजी लोगों के लिए, बट उन्होंने उसको हर एक ऑडियंस को यहाँ पे कैटर करने के लिए दे दिया और उसी वजह से आदिपुरुष मूवी जो है वो फ्लॉप हो गई थी। और अगर आप चाहते हो इस चीज के बारे में
में जानना कि आदिपुरुष के मेकर्स ने वो कौन सी गलतियां की थी जिनकी वजह से उनका प्रोडक्ट यहाँ पे फेल हुआ, तो आप आई बटन के ऊपर जो लिंक है उस पर से वीडियो ज़रूर से देखना। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि उस मूवी के साथ में क्या गलत हुआ था और उससे आप अपने बिजनेस के अंदर कौन सी लेसन्स को इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पे हमारा बिजनेस लेसन नंबर 3, जिसके अंदर हमें किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम लोग बना रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं या फिर लोगों को दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो उसके अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट बनाने की कोशिश ज़रूर से करें। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इस इमोशनल वाले फैक्टर को जोड़ देते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो आपकी जो सेल है वो स्काई रॉकेट हो जाएगी और साथ ही साथ में आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत लंबे समय तक बिकता रहेगा। जैसे कि पार्ले जी ने यहाँ पे किया था। पार्ले जी आज के टाइम पर कोई यहाँ पे बिस्किट नहीं है बल्कि एक इमोशन है, जिसको हम लोग एज ए इमोशन यहाँ पे लेते हैं और जिस पैकेट को देखते ही हमें हमारी बचपन की जो मेमोरीज हैं वो यहाँ पे याद आने लगती है। और उसी के साथ में आज भी अगर उस बिस्किट का प्राइस 5 रुपये से अगर 6 रुपये भी हो जाए तो लोग यहाँ पर दंगे करने पर उतर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको भी अपने प्रोडक्ट के अंदर एक इमोशनल फैक्टर जरूर से डालना है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे लंबे समय तक मार्केट में टिक सके। फिर आता है हमारे यहाँ पे लेसन नंबर 4 कि यहाँ पर आप जो भी चीज़ बना रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी सर्विस बना रहे हो या फिर कोई मूवी कुछ भी अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, बना रहे हो, तो उसको जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करना, क्योंकि लोग यहाँ पर सिंप्लिसिटी से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप उसकी पैकेजिंग के अंदर या फिर आप उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा उसको फंकी बना देते हो, बहुत ज़्यादा उसको इररिलेवेंट कर देते हो, तो लोग यहाँ पर उससे कनेक्ट नहीं करेंगे। जितना सिंपल रहेगा उतना ज़्यादा बिकेगा। आज भी अगर आप बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, उनकी अगर आप पैकेजिंग देखोगे, उनकी अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल है और सिंप्लिसिटी ही यहाँ पर ज़्यादा सेल करवाती है। आप यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर भी चीज़ नोटिस कर सकते हो। फिर आता है हमारे यहाँ पे लेसन नंबर 5 कि यहाँ पे आपको हमेशा कंट्रोवर्सीज से दूर रहना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर कहा था कि अगर आपको कंट्रोवर्सीज काम में लेनी आती है अपने बिजनेस के अंदर तो आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। बट यहाँ पर एक चीज जरूर से ध्यान रखना कि वो कंट्रोवर्सी आपके ब्रांड के अराउंड ना हुई हो। अगर वो किसी और ब्रांड के साथ में हुई है, कहीं और हुई है, तो आप उस कंट्रोवर्सी को काम में ले सकते हो, तो आप उस कंट्रोवर्सी के ऊपर खेल सकते हो। बट आपका जो ब्रांड है वो कभी भी कंट्रोवर्सीज में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर लोग कंट्रोवर्सी को बढ़ा करके उसको बाइकआउट करने में या फिर उसको बैन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जिस हिसाब से कंट्रोवर्सीज के अंदर आज तारक मेहता फंसा हुआ है, उसी हिसाब से आपका बिजनेस ना फंसे और आपके ब्रांड को ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सीज ना घेरे। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने व्यूज जरूर से दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर जरूर से करना। और अगर आप जानना चाहते हो कि यहाँ पर बिग बॉस कैसे बड़ी ऑडियंस को कैटर कर रहा है, कैसे बिग बॉस यहाँ पर इंडिया का सबसे टॉप रेटेड शो बना हुआ है, तो रिकमेंडेड वीडियो जरूर से देखना। और उसी के साथ में अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि कैसे जियो सिनेमा मार्केट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन वीडियो जरूर से देखना। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के अंदर एक नई केस स्टडी के साथ में। तब तक ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।